भाजी क्यों केजरीवाल और उनकी पार्टी के नजर आ रहे हैं। गलत अरेस्ट हुई है, उस पे इंटरफियर करे और इमीडिएटली इन लोगों को रिलीज किया जाए। काफी डिटेल ऑर्डर पास करके उन्होंने ये दोनों की इंटरिम बेल की है। आ रही है सच की भावना। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राकेश जो इस शो को लेकर आपके बीच होते हैं, आज लगातार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने से आपको ये बताते रहे कि किस तरीके से इंसाफ की जीत हो रही है। सत्यमेव जयते। मैं हूं दिनेश गौतम। राष्ट्रवाद, देश से बढ़कर कुछ नहीं वाली भावना, और यही भावना आज भी दिखाई दी। कहते हैं सच परेशान हो सकता है कुछ देर के लिए, पराजित नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सच के सारथी हमारे पत्रकार, कैमरामैन और ड्राइवर को अंतरिम जमानत दे दी, जबकि पंजाब की सरकार को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने पर कटघरे में खड़ा किया गया। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल में खुद को आम आदमी पार्टी का सीएम बताने वाले अरविंद केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ खर्च करने का जब से खुलासा किया, तब से केजरीवाल और उनकी टीम सच को दबाने के लिए साजिश पर साजिश करने लगे। लेकिन सच तो सच होता है, और इसी साजिश में हमारे रिपोर्टर, कैमरा पर्सन और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की बड़ी फजीहत की। कोर्ट ने हमारे तीनों साथियों को जमानत तो दे ही दी, साथ ही पंजाब सरकार और उनकी पुलिस पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह समझना चाहिए कि आज हाईकोर्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण कहा। ड्राइवर और कैमरामैन को गिरफ्तार करना गैर कानूनी था। कोर्ट ने कई दफा अलग अलग तरीके से यह बात कही। एक गैर कानूनी फैसले से दोनों के जीवन जीने की स्वतंत्रता छीनी गई। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी ने कानून के प्रावधान को ख्याल में नहीं रखा। ड्राइवर और कैमरामैन को गैर कानूनी तरीके से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एफआईआर में ड्राइवर और कैमरामैन के खिलाफ कोई गैर जमानती अपराध नहीं था। जमानती धारा के बावजूद जेल क्यों भेजा गया? कोर्ट ने पूछा कि आज एडवोकेट जनरल दिख नहीं रहे, नहीं आए हैं क्या? संवैधानिक कोर्ट होने के नाते गैर कानूनी काम होने को कैसे मान्यता दे सकते हैं? मान सरकार ने माना कि कैमरामैन और ड्राइवर को जेल भेजना गलती था। साफ है, यह बिल्कुल साफ है कि कोर्ट में आज सच की बड़ी जीत हुई है और केजरीवाल सरकार की साजिश की हार हुई है। आज के फैसले के बाद केजरीवाल और उनके साथियों को समझ लेना चाहिए कि अपनी गलती छिपाने के लिए सच को दबाना ठीक नहीं होता। पूरा देश रिपोर्टर भावना के साथ खड़ा है और कुछ ही देर में भावना खुद हमसे जुड़ेंगी और बताएंगी उनकी आप बीती, कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, आप सबको बताएंगे। मुझे मालूम है आप सबको इस बात का इंतजार है कि भावना खुद बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन आज कई सवाल हैं जो बहुत बड़े हो गए। सवाल यह कि हाईकोर्ट के फैसले से क्या सबक लेंगे शीश महल वाले सर जी? हाईकोर्ट में फजीहत से एक्सपोज हुए हैं क्या केजरीवाल? साजिशों पर पंजाब पुलिस क्यों नहीं दे पाई है कोई जवाब? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनसे इनके जवाब ढूंढने, टटोलने, लेने की कोशिश करेंगे। आशीष सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ऊपर आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं बाईं तरफ। इसके अलावा डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीचों बीच ऊपर, जो कि वकील हैं। वेद भूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। और इसके अलावा परमिंदर सेठी, राजनीतिक विश्लेषक, और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा का हिस्सा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, भंवर पुष्पेंद्र खास तौर से संवाददाता हमारे जुड़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि जन भावनाएं इस समय क्या हैं, भावना के मामले में लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वेद भूषण शर्मा जी, मैं एक तटस्थ नजरिए के साथ शुरुआत करता हूं, क्योंकि आगे तो खींचतान इसमें चलने ही लगेगी। लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये कितना बड़ा सेटबैक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई लूप होल्स, और इन लूप होल्स को उजागर करने का काम आज कोर्ट ने कहा, और यह भी कहा कि प्रक्रिया का पूरा पालन ठीक से नहीं किया गया।
दिनेश गौतम जी, आज मैं कानून की किताब जिसके तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं, मैं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपके दर्शकों के लिए और जो मेरे साथी पैनलिस्ट। इससे पहले आपको याद होगा दिनेश जी, तेजेंद्र बग्गा, अलका लांबा, कुमार विश्वास को जिस तरह से मोहाली पुलिस में एक पर्टिकुलर एक पुलिस स्टेशन के अंदर उनको टारगेट किया गया, उनके खिलाफ प्लेस ऑफ ऑकरेंस घटना स्थल ना होते हुए भी उनको दिल्ली से अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई उससे भी अकल नहीं आई, समझ नहीं आई। पर जो अब लेटेस्ट मामला है ये बिल्कुल एक्सट्रीम है। गौतम जी, मैंने अपने 40 साल के पुलिस कैरियर में 66 साल में ऐसा अन्याय नहीं देखा। मैं इसको अन्याय बोल रहा हूं, लीगल बात तो छोड़ दीजिए, ये अन्याय की कैटेगरी में आता है मेरे हिसाब से। सर, आपने जो बात कही है, आपके पास मैं वापस आता हूं, ये बात कोर्ट ने भी कहा। ये कोर्ट ने कहा कि ये यूजुअल नहीं है और कोर्ट ने ये भी कहा कि गाइडलाइंस बननी चाहिए। मतलब ये कि एक केस नजीर बने इस मामले में। अब जरा इसमें संजीव कौशिक जी का नजरिया ले लेता हूं, जो अक्सर ये कहते हैं इस तरह के मामलों में कि ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज वो लेकिन में क्या जोड़ते हैं वो भी सुन लीजिए। वेदभूषण जी किस दुनिया के प्राणी हैं? यहीं पे रहते हैं, हिंदुस्तान में ही रहते हैं, तमाम स्टेट की खबरों से वाबस्ता होते होंगे। ये भी इनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री से कमाल की बात कर रहे हैं। आप यहाँ कह रहे हैं कि हमने जीवन में कभी नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपसे बात करनी जरूरी है। क्यों हुआ? आज आपको पता है कि आज लंदन पे पहुंच जाइए। वेदभूषण जी, क्या आप ये बात नहीं संजीव कौशिक जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको यदि आप हमें डिस्टर्ब करेंगे तो। आपको पता है, आपको अमेरिका मत जाइए, यूपी आपको पता है कि आज एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है हरियाणा में? पता है आपको क्यों गिरफ्तारी हुई? आपको जानकारी है? नहीं है, आपने देखा ही नहीं। आप केवल वहीं पे केंद्रित होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ वेदभूषण जी नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने भी ये बात कही है। बात चल रही है, आप पता एक सेकंड जवाब लेने दीजिए। यूपी पहुंच रहे हैं, मेरी समझ संजीव कौशिक जी, यूपी पहुंच रहे हैं या समझना नहीं चाहते, जानबूझ के समझना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर एक साथ नहीं बोले प्लीज जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह की घटना निश्चित तौर पर मैं चूंकि मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत बेहद अफसोस है, बहुत दुख है मुझे कि किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की नौबत आती है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि वो पत्रकार कहीं से दोषी नहीं है। वो यदि सफर कर रही थी वो लड़की, तो उसका उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई दोषी नहीं थी। लेकिन आखिर इस तरह की नौबत, ये लेकिन नौबत क्यों आई? ठीक है, मैं ये नौबत पे आता हूं। नहीं, कोर्ट ने भी ये बात क्यों नहीं कही कि ये नौबत क्यों नहीं? उन्होंने क्यों कहा कि ये मामला रेयर है और इस मामले को नजीर बनना चाहिए, इस पे गाइडलाइंस होनी चाहिए? मैं जाता हूं जरा आशीष सूद जी, ये मामला आज सामने है, लेकिन आज एक रवायत चली है कि अगर आम के बारे में बात की जाए तो तुरंत ये कहा जाता है कि नींबू इससे ज्यादा खट्टा होता है, आम की बात ही गायब हो जाती है। ये चलन ठीक है क्या? देखिए, बिल्कुल बेशर्मी और बेहयाई की हद हो चुकी है। कल दोपहर को 1 बजे भी संजीव कौशिक जी आप ही के चैनल पर एक डिबेट में थे और संजोग से मैं इनके साथ था। तब ये बड़े भोलेपन से ये कह रहे थे कोर्ट पर भरोसा रखिए ना, कोर्ट पर भरोसा रखिए ना। आज कोर्ट का फैसला आ गया। आज कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, तो एक ऐसी खबर की चर्चा कर रहे हैं जिसे सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। ना तो हरियाणा सरकार ने कहा है कि कोई गिरफ्तारी हुई है, ना किसी और ने कहा, इन्हीं के कर रहे हैं। अब कोर्ट का क्या हुआ? अब कोर्ट ने कहा कि आपने गैर जरूरी काम किया, आपने लीगली ओवरस्टेपिंग की है, आपने प्रोसेस का मिसयूज किया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जिस दिन भावना जी की गिरफ्तारी हुई, उस दिन अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे, वो वही कार्यक्रम कवर करने गए थे। आम आदमी पार्टी में क्या भगवंत मान की हैसियत है कि एक पत्रकार को बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी के गिरफ्तार करवा दे? वो एक झूठे केस में बिना बैच के पुलिस वाले को भेजकर अरविंद केजरीवाल के कहने पर यह हुआ। और जैसा वेदभूषण जी ने कहा, यही काम बग्गा के साथ हुआ, यही काम कुमार विश्वास के साथ हुआ, यही काम अलका लांबा के साथ हुआ। यानी अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मेरे को एक बार पुलिस दे दो, तो एक बार पुलिस मिलने पर उनके अंदर का निरंकुश नेता बिल्कुल सामने आ गया है। अब सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं सूद साहब, उसका जवाब लेना बहुत आवश्यक है कि कोर्ट से ऐसी जो तवक्को लगाकर रखी जाती है वो हासिल हो जाए तो बड़ा अच्छा,
वरना कोर्ट से जो बात आ रही है उसको लेकर भी हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, इसमें यही तक कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलेबल। ये जो बातें हैं, ये जो अच्छा गप कड़वा कड़वा थू, ये मैं जरा समझना चाहता हूं। क्या आज एक स्वर से ये बात नहीं होनी चाहिए कि गलत हुआ था, कोर्ट ने उसको सही किया है, और जिन लोगों ने गलत किया उनको एक इससे सबक लेना चाहिए? क्या एक लाइन में केवल इतना स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए डॉक्टर रिजवान अहमद? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं संजीव कौशिक भाई को सुन रहा था, उन्होंने अपनी बात शुरू करी और आपने कहा कि आम के साथ नींबू की बात क्यों कर रहे हैं। चलिए मैं आम के साथ नींबू की बात कर लेता हूं, मैं हरियाणा के साथ यूपी की बात कर लेता हूं, यूपी का ही बाशिंदा हूं। कौशिक भाई, यूपी में जो पत्रकारों पे मुकदमे लिखे गए वो कोरोना, पूरी बात सुन लीजिएगा, वो कोरोना काल में लिखे गए जब कोरोना को लेकर रिपोर्टिंग करी जा रही थी अति उत्साहित स्थिति में, जो एक देश में और प्रदेश में हमारे एक भ्रम पैदा कर रही थी, एक डर पैदा कर रही थी। बात समझिएगा, कोरोना वो काल था कि अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी अस्पताल में 10 लोग मर भी रहे हैं तो उसको 10 ना बताओ कि प्रदेश में, समाज में भय उत्पन्न हो जाएगा। और जब कोई इमरजेंसी होती है तो पत्रकारों को पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में ही एक आध महीने आगे पीछे देख लेते आपको दिख जाता। अरे चुप रहो ना भाई, अरे चुप रहो ना, मैं बोल रहा हूं ना, रिजवान नाम मेरा है ना, तो चुप रहो, सुनो आराम से। कुछ भी ठीक, कुछ तो भी तुम्हारी गिरफ्तारी हो रही थी, ठीक। अब अरे यार ये कौन है, ये कौन है? मैंने अब तो क्या डिबेट में कभी इससे पहले आए नहीं हो क्या? बात पूरी कर लेने दीजिए डॉक्टर रिजवान, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज जल्दी से। अरे क्या डिबेट में इससे पहले आए नहीं हो क्या? नहीं, पहली बार है। क्या डिबेट में इससे पहले आए नहीं हो क्या? ये भटक जाएगा, ये भटक जाएगा, प्लीज इस सब में ना पड़े। डॉक्टर रिजवान अपनी बात पूरी करें प्लीज। कौशिक साहब प्लीज थोड़ी देर संयम रखिए जी। दूसरी चीज, एक तरफ जहां भावना के मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है, वहीं सिद्दीक कंपन के मामले में कोर्ट ने 28 महीने बाद उसको बेल दी थी। तो कृपया करके नेशनल टीवी पर बैठकर अलग अलग स्थितियों की तुलना आपस में ना करें। एक तरफ फटकार है, एक तरफ 28 महीने बाद बेल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये महिला वहां गई थी, ये एक इवेंट को कवर करने गई थी, ना कि किसी कंट्रोवर्शियल इशू को कवर करने गई थी। तीसरी बात, जिस आदमी को आप जानते भी नहीं हो, वहां पर SC ST एक्ट की धारा अट्रैक्ट नहीं होती है। राइट। SC ST एक्ट की धारा ठीक है, वहीं अट्रैक्ट होती है जहां पर आप दूसरे, जहां आप जानते हैं। ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आई है। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर रिजवान, लेकिन उससे पहले भंवर पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता और पुलकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख करना आवश्यक है। पुलकित नागर जो कि आम आदमी पार्टी कवर भी करते रहे हैं, और आज ये बताएंगे कि उधर सन्नाटा है या कोई कुछ बोलने के लिए तैयार है। और जयपुर से हमारे संवाददाता आप भंवर पुष्पेंद्र को देख रहे हैं। पहले पुलकित, आपके पास कोई प्रतिक्रिया कहीं से? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन कोर्ट के अंदर आज जो भी कुछ हुआ वो आईना दिखाने के लिए सरकार को काफी है कि किस तरीके से कोर्ट ने माना कि कैमरा पर्सन की और ड्राइवर की जिस तरीके से गिरफ्तारी की वो गैर जरूरी था। देश के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, देश के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच बहस होती है और उस समय वहां पर ही मामला खत्म हो जाता है। थाने के अंदर तमाम लोग पहुंचते हुए तब भी खत्म हो जाता है। आप जो कह रहे हैं वो ये कि ये जो सन्नाटा है वो ये बताता है कि लगता है आईना अभी ध्यान से देखा जा रहा है। भंवर पुष्पेंद्र, लोगों की प्रतिक्रिया, कानून के जानकारों से भी आप बात कर रहे थे, इस केस को नजीर बनना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन, इस पर भी रिएक्शन चाहता हूं मैं। जी बिल्कुल, ये केस नजीर बनना चाहिए। और आप देखिए कि लगातार जनता जो है देखने लग रही है, मोबाइल पे भी लोग देख रहे हैं जिस तरीके से भारत की बेटी के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, भावना के साथ। क्या कहेंगे, जमानत मिल गई है लेकिन कहीं ना कहीं एक फटकार जो है पंजाब को लगाई गई है। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं भावना जी की, उनकी पत्रकारिता की, टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकारिता को, कि उन्होंने सच्चाई सबके सामने, पूरी देश की जनता के सामने रखी। और जिस प्रकार, जिस बहादुरी के साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो एक नजीर बनेगी। और आज महिला किसी क्षेत्र में अबला नारी नहीं रही है।
जो भावना मैडम है उन्होंने दिखा दिया है कि किस मजबूती से उन्होंने सच्चाई का सामना किया है। और मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, ये देखिए, ये जनता की भावनाएं हैं परमिंदर सेठी जी, और आप देख रहे हैं यहां पर एक पत्रकार को किसी पार्टी से जोड़कर देखा जाना, वो तो हर किसी के जहां पर जाकर उसको लूप होल दिखाई देता है वो निकालने का, सामने रखने का काम करता है। ये शूटिंग द मैसेंजर, ये जो चलन शुरू करने की सोची जा रही है, क्या ये ठीक होगा सोसाइटी के लिए? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पत्रकार और महिला पत्रकार के साथ जो घटना होती है उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, लेकिन इस घटना को एक पार्टी के साथ, एक सरकार के साथ जोड़ना, क्या उस एक्सीडेंट को सरकार ने पराजित करा कि यहां से एक गाड़ी जा रही है लुधियाना में जाके टक्कर मारेगी? ये कितना तर्कसंगत है? अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कोई गलत काम करा है और कोर्ट ने उसको राहत दी है तो उस पुलिस अफसर के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। जिसने गलत करा है उसके ऊपर भी कोर्ट एक्शन लेगा, बड़े अधिकारी एक्शन लेंगे। पुलिस वाला बेचारा, वो पुलिस वाला जो ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को निभा रहा था, और अब उसको स्केपगोट बना दिया जाएगा। मैं वेद जी से जानना चाहता हूं, वेद भूषण जी, इसमें वो बेचारा वो क्या करेगा? वो तो वहां कुछ बोलने से भी बच रहा था, उसको निश्चित रूप से ऊपर से ऑर्डर्स आए होंगे, लेकिन अब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज कोर्ट में भी ये बात मान ली गई कि जो किया गया था वो गलत किया गया था, और सरकार की तरफ से मान लिया गया। वहां पर जो एजी की जगह पहुंचे हुए थे, एएजी, उन्होंने ये बात मान भी ली। देखिए दिनेश जी, मैं 2 एक्ट आपके सामने दिखा रहा हूं जिसमें इस मुकदमा दर्ज हुआ है। ये हमारी आईपीसी की धारा है जिसमें 2 तरह के एक्सीडेंट होते हैं, एक सिंपल एक्सीडेंट, एक फैटल एक्सीडेंट। जिसमें मुकदमा दर्ज किया है सिंपल एक्सीडेंट है, केवल 6 महीने की सजा है। 7 साल से नीचे जितने भी मुकदमे इस आईपीसी में हैं वो बेलेवल हैं। नंबर 2, ये SC/ST एक्ट है जिसकी सेक्शन 3 एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। देखिए ताज्जुब, पंजाब पुलिस कितनी ज्ञानी पुलिस है, अमृतपाल को पकड़ नहीं पाए महीनों तक। अब जो सेक्शन 2016 में अमेंड होगी उसमें आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सेक्शन 4 उसमें लिखा गया पब्लिक सर्वेंट। दिनेश जी, क्या आप पब्लिक सर्वेंट में आते हैं? क्या आप सरकारी आदमी हैं? ये ऑफेंस ही नहीं बनता है। कितना घोर अन्याय, मैंने इसलिए बोलता नहीं, लेकिन मैं इसमें एक बात और समझना चाहता हूं। मैं आशीष सूद साहब, पंजाब से इन दिनों जो खबरें आ रही हैं, देखिए वहां क्या हो रहा है अमृतसर में। वहां अमृतपाल के केस में तो हमने देखा ही क्या चल रहा है। वहां किस तरीके से राष्ट्र विरोधी जो भावनाएं रखने वाले लोग हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सीमा पार से वहां पर हथियार ड्रॉप करके ड्रोन भाग रहे हैं, और ऐसे में भावना को अनर्गल धाराएं लगाकर अनर्गल तरीके से शिक्षकों के पीछे किया जाना ज्यादा जरूरी लग रहा था। नहीं गौतम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आम आदमी पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है। जब अपने प्रशासन में फेल हो जाओ, जब गवर्नेंस में फेल हो जाओ, तो इश्यू को कैसे डिफ्लेक्ट करना, विमर्श को भटकाना कैसे है। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जितनी बढ़ती जा रही है, आज कोई दूसरा तीसरा बम ब्लास्ट हुआ है अमृतसर में, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी का ध्यान नहीं है। आम आदमी पार्टी का सारा ध्यान दिल्ली और पंजाब से घपला करके शराब घोटाले से अपने आने वाली आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पैसा इकट्ठा करना और विमर्श को भटकाने के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत पहले सचेत किया था कि ये बॉर्डरिंग स्टेट है और बॉर्डरिंग स्टेट को लेकर हमको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन वहां जो हम देख रहे हैं वहां से पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग ज्यादा किए जाने की कोशिश हो रही है। असल में जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस होने की तरफ ध्यान कम दिखाई दे रहा है। इस पर लोकेश जी से मैं बात करना चाहता हूं। लोकेश जी, इस बात को रेड फ्लैग के साथ फ्लैग किया गया था और कहा गया था कि इसको लेकर सतर्कता की जरूरत है, इसको लेकर अतिरिक्त एहतियात की जरूरत है, और यहां ये पेटी पॉलिटिक्स चल रही। देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इस पर विपक्ष जो है आने वाले विधानसभा के असेंबली में भी रेज करेगा, क्योंकि ये कोई मामूली सा मुद्दा नहीं है। देखिए, अगर मैं सेक्शन 41 की बात करता हूँ सीआरपीसी में, वो बहुत वाइड पावर्स देता है पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, सेक्शन 3 और 4 SC/ST एक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एक्सिक्यूट कर सकता है। लेकिन वही सेक्शन में सेक्शन 41 क्लॉज 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सरकमस्पेक्शन और ड्यू कॉशन ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं है सेक्शन 41 के तहत पुलिस जो है मनमानी करती फिरे
और पत्रकार जिसको हम कहते हैं कि वो समाज, एक पत्रकार का दायरा जो होता है वो समाज के लिए रहता है। जब वे पत्रकारिता के लिए जा रहे हैं, इस वक्त किसी पत्रकार को इस सेक्शन का दुरुपयोग करके अरेस्ट कर लेना बहुत गंभीर बात है। ये एक लोकतंत्र पर हमला भी है। नहीं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, अगर मैं बात करता हूं, ये बताइए कि हमारे कैमरामैन या हमारे ड्राइवर, हमारे सारथी परमिंदर या फिर भावना, ये इंसाफ के मंदिर से इंसाफ की तवक्को थी, वो मिल रही है, लेकिन उनको जिस तरीके के हैरेसमेंट से गुजरना पड़ा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आम पत्रकार जिसका थ्रेशोल्ड कम होगा, क्या वो इस तरीके से सत्ता से जाकर सवाल पूछेगा? क्या वो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज जो ये स्कोर सेटलिंग में लग जाती हैं, क्या उनके खिलाफ सच को दिखाने का काम जनता के सामने करेगा? या उन्होंने जो मैसेज देना था वो दे दिया कि हैरेसमेंट तो होगा, बाकी आगे देख लिया जाएगा जो करना है? डॉक्टर रिजवान, ये सवाल आपसे है मेरा। देखिए, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे। आपने कहा कि हैरेसमेंट कुछ खो के भी कभी कभी पाया जाता है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने, भावना ने कुछ खो के कुछ पाया है, पूरे देश को बताया है कि अगर केजरीवाल जैसे लोगों को 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी दिन मिल गए तो ये देश वाकई में वो तानाशाही देखेगा जो आरोप मोदी पर लगता आया है। जिस दिन ममता बनर्जी को 303 मिल गए, जिसने सीबीआई को बंधक बना लिया था, तब यह देश याद करेगा नरेंद्र मोदी की उदारता को। और दूसरी बात, एक्सीडेंट के बारे में बता दूं, अगर हमारा, जैसे हमारे एक भाई ने बताया, ये सिंपल एक्सीडेंट था। भाई साहब, अगर मेरी गाड़ी से कोई आदमी मर भी जाता है, डेथ भी हो जाती है, सुबह 9 बजे अगर एक्सीडेंट होता है तो चार्जशीट जाए। अरे यार, ये कौन आदमी है बीच में बोलने वाला? बात पूरी कीजिए। क्या है इस आदमी की? बात पूरी कीजिए सर। अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में जिसकी की डेथ भी हो जाती है, होमोसाइड हो जाता है, तो दोपहर में 3 बजे कोर्ट उसको बेल दे देता है, खड़े खड़े। बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल। और आप एक छोटी सी एक्सीडेंट में, जहां दूसरी पार्टी को आप जानते नहीं हैं, वहां SC ST एक्ट अब मैं जरा एक बात समझ लेना चाहता हूं परमिंदर जी से, और नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं परमिंदर जी से एक बात पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। परमिंदर जी, एक बात ये बताइए कि लोग अब आम आदमी पार्टी को लेकर नजरिया क्या बनाएं? शीश महल का नजरिया बनाएं, और साथ में ये भी देखें कि अगर कोई सवाल करेगा, सच्चाई उजागर करेगा, तो उसके साथ ये होगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर कोई घटना होती है उसको पार्टी से या सरकार से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, ये जब समस्या है, ये पंजाब की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना में 5000 किसानों के ऊपर FIR दर्ज हो गई। 15 दिन से देश के खिलाड़ी वहां जंतर मंतर में बैठे, 3 महीने पहले भी बैठे थे, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से उनकी FIR दर्ज होती है, उसके ऊपर कोई टीवी प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है। जो देश की आन बान और अभिमान है, यहाँ किस पर बात हो रही है? जिन्होंने पूरे संसार में देश का मान सम्मान बढ़ाया, गलत बात। ये पूरे देश जी गलत बात। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बात किस पर हो रही है? नहीं, बात सारी होंगी। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो सारी बातें होंगी। भावना पर बात करने पर आप जंतर मंतर जा रहे हो, तो भावना पर आपका सवाल का जवाब नहीं है। बोला लॉ एंड ऑर्डर, सवाल का जवाब नहीं है क्या? पूरे भारत में खराब जो है। सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब है कि नहीं है? जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब है कि नहीं है? संजीव कौशिक जी, आपके पास आ रहा हूं, शायद आपके पास जवाब हो। मैं सीधे ये जानना चाह रहा हूं कि इस पूरे एपिसोड में आम आदमी पार्टी ने संदेश देने की कोशिश क्या की? देखिए, आ रहा हूं सूद सर, आ रहा हूं मैं अभी कौशिक साहब से सवाल पूछ रहा हूं, उनका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, सर मैंने सवाल क्या पूछा है? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मेरे पूरे एपिसोड में आम आदमी पार्टी ने क्या संदेश देने की आम आदमी पार्टी ने क्या संदेश देने का प्रयास किया? यहाँ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी और उनके सेल कंपनियों के जो शेयर होल्डर हैं, यहाँ बैठ के लंबी लंबी जो नसीहत दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो या कोई और हो। हम एक सवाल उनसे पूछते हैं, पार्टियों जैसी पार्टी में भी हूं, यही कहकर आम आदमी पार्टी से आई थी क्या सियासत में? इससे पहले इन लोगों की करनी के बारे में बताऊं मैं, इन लोगों ने क्या किया, पत्रकारिता का गला कैसे घोटा है मैं बताऊं क्या? मैंने क्या सवाल पूछा है आपसे? कोरोना में मैंने आपसे पूछा है कि बाकी पार्टियों की तरह ही कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक लड़के ने किसी मंत्री से सवाल पूछ दिया, जेल किसी पीछे डाल दिया। कौशिक जी, क्या आम दूसरी पार्टियों की तरह ही आम आदमी पार्टी भी है
वैसा ही बोलकर ये लोग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग अलग कहने की बात हुई थी, लेकिन क्या ये अलग दिखा आपको? इस मामले में क्या संदेश देने की कोशिश की? एक बार फिर से पूछ रहा हूं मैं आपसे, आम आदमी पार्टी ने। मैं वही पूछ रहा हूं कि सारा प्रोग्राम आपको प्लांटेड लगता है क्या? कि लड़की इधर से आएगी, गाड़ी एक लेके आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक तीसरा आदमी जाएगा, एफआईआर दर्ज कराएगा, मुख्यमंत्री की कॉल आएगी देख लेने के बाद, अब आपको क्या लगता है ये बताइए? कॉल आएगी कि नहीं इसको जेल में डाल देना है? अरे मामूली सी बात है, उसने एफआईआर दर्ज कराई, उसके खिलाफ पुलिस ने केस किया, गलत किया, उसके ऊपर एक्शन। सर ये बताइए, अगर एक पुलिस अधिकारी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है, पूरी सरकार 2 लॉ ऑफिसर्स और एक पुलिस ऑफिसर और 2 लॉ ऑफिसर्स, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम कैसे करता है ये नहीं समझ पाए, और आप कह रहे हैं स्क्रिप्टेड नहीं था। वेदभूषण जी, और वो लोग पत्रकारिता हो गया सूद साहब, आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले 1989 में ये एक्ट बनाया गया था, SC/ST एक्ट। तब इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया था कि इसका मिसयूज ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए उसमें लिखा हुआ एक्ट के अंदर इस केस की इन्वेस्टिगेशन, इस केस का कोई भी स्टेटमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ACP, नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP करेगा। तो ये कानून की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया। क्योंकि मैं तो ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, मैं ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर एक सेकंड प्लीज, कौशिक साहब एक सेकंड, वेदभूषण जी, मैं डॉक्टर रिजवान आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं कि कौन देगा हिसाब उस हैरेसमेंट का जो इस पूरे दौरान हमारे स्टाफ को, हमारे सहयोगियों को झेलना पड़ा है। छोटे से ब्रेक के लिए जाने से पहले सूद साहब आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, बार बार आरोप लगा रहे हैं, हम वो दल हैं जिसने इमरजेंसी झेली है। ये लोग यहां बैठकर जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर आते हैं, एक किसी पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, ये हम पर आरोप लगाते हैं, और इनको मतलब शर्मिंदगी नहीं होती इस एक बात बार के स्क्रीन लिए पे देख लीजिए संख्या कितनी है आपके साथ बैठने और खड़े रहने वाले लोगों की, उसके बाद में आप एक बार आईने को अपने तरफ घुमा लीजिए। आप भावना की गाड़ी के पीछे पुलिस वाला, भावना की गाड़ी के पीछे पुलिस वाला चल रहा है, बिना बैच के चल रहा है। इन लोगों को पता नहीं है परमिंदर सेठी पत्रकारों के साथ आपने क्या किया है पिछले 9 सालों से लोगों ने देखा है। क्यों नहीं ले रहा पुलिस वाले पे? पुलिस अधिकारी 9 सालों से क्योंकि तुमने परमिंदर साहब, आप कितनी खूबसूरती से एक पुलिस ऑफिसर की तरफ आप इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? एडवोकेट जनरल अपीयर हो रहे हैं इस केस के लिए, एडवोकेट जनरल अपीयर। हम कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ चर्चा। सच की भावना आज देश के सामने आ रही है। अब से कुछ देर बाद भावना आपको दिखाई देंगी, और विक्टोरियस भावना असल में पूरे देश के लिए एक संदेश है। ये बात तो खुद कोर्ट ने कही है कि ये मामला जो है वो यूजुअल नहीं है, और इस मामले में तो गाइडलाइंस बननी चाहिए। मतलब ये कि इस मामले को नजीर बनना चाहिए। लेकिन डॉक्टर रिजवान, इस पूरे दौरान खुद वो लोग, भावना, हमारे ड्राइवर परमिंदर, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय, या उनके घर वाले, जिस तरीके के त्रास को झेला है उन्होंने, उसका हिसाब कौन देगा? नहीं साहब, आई एम सॉरी टू से, इंडिया में ये हमारे पास भी एक ऐसा एक केस आया था। इंडिया में अभी लॉ कमीशन ने चीजों को रिकमेंड तो किया है, पर देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ जो ट्रायल खत्म होने से पहले आपको कंपनशिएट करे। हाँ, अगर आप पूरा ट्रायल लड़ते हैं, बाद में आप बाइज्जत बरी होते हैं 2-4 साल बाद, तब जाके एक लॉ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनसेशन के, पर दैट लॉ इज वेरी वीक। ठीक है। सो इंडिया में इस तरह का कोई आपकी बात पर बहुत जल्दी से टिप्पणी ले लेता हूं जरा, वेदभूषण जी की और सूद जी की। वेदभूषण जी। दिनेश जी, देखिए, जिस तरह से इलीगल डिटेंशन हुए, जो भी पुलिस ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो DSP रैंक है, ACP रैंक है, उनके खिलाफ मुकदमा तुरंत पंजाब पुलिस को करना चाहिए। बल्कि मेरा कहना है DG पंजाब पुलिस को भावना से, मृत्युंजय से, तमाम से माफी मांगनी चाहिए देश से कि उनके स्टाफ से गलती हुई है, उसकी माफी मांगते हैं। रिजवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, डैमरेजेस मिलने चाहिए, क्योंकि जिसकी इज्जत हमेशा के लिए चली गई कि ये आदमी जेल में गया था, भावना जेल में गई, कमाल की बात कर रहे हैं, हो सकती वो रिकूप नहीं हो सकती। नहीं, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आप लीजिएगा सवाल, पहले आशीष जी की बात सुनिए। आशीष जी कहिए जल्दी से। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, आतिशी मरलीना वगैरह सब लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी इनको गलत गिरफ्तार करवा रहे हैं, और यहां पर हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोसेस बिकम्स ए पनिशमेंट। यहां पर इनमें से किसी के, सबके मुंह में दही जमी हुई है।
भावना जैसे पत्रकारों को और आपने जो काम किया है, आपके चैनल ने जो काम किया है, उसकी जितनी तारीफ इस देश में एक दूसरी इमरजेंसी से बाहर के नहीं, लेकिन सूद साहब ये तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो एक रात को एक जंतर मंतर पर जरा सी घटना हो जाए, एक जंतर मंतर पर जरा सी घटना हो जाए, पत्रकारों के लिए बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री लग जाते हैं। ऑपरेशन वेस्ट एंड दिखाने वाले पत्रकारों के साथ क्या हुआ था, इसका भी जवाब दे दीजिए। क्या ऑपरेशन वेस्ट एंड दिखाने वाले पत्रकारों के साथ क्या हुआ था? अरे भाई, मैं वही तो बार बार आपको कह रहा हूं, आपके पैमाने दो अलग अलग हैं। नहीं, आपके पैमाने दो हैं। नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं सूद साहब, एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम सिस्टम में इंश्योर करेंगे। राजेंद्र बग्गा बंद हुआ था उसी 6 मई को, जिस 6 मई को आपने भावना के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, हमने इमरजेंसी झेली है। आप लोगों को क्या पता है? आप लोग मलाई खा कर नहीं, मैं बन के आ गए। सूद साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग ऐसे हैं तो भर पाए। सूद साहब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि यहां पर सिस्टम जो है उसको लेकर अश्योरेंस आना चाहिए कि सिस्टम है, हम महफूज हैं। ये क्यों होता है सर कि कई बार सिस्टम ही प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है, प्रोसेस जो है उससे डर लगने लगता है शरीफों को, बदमाशों को नहीं। इसके लिए क्या किया जाएगा? गौतम जी, देखिए, अभी आपके सामने रिजवान जी ने बताया, देश में सिस्टमिक चेंजेस की और लॉ कमीशन के माध्यम से बहुत सारे, हमने तो 2014 के बाद सैकड़ों ऐसे कानून जो रिडंडेंट हो चुके थे, हजारों ऐसे कानूनों को बदला है। और आप इस बात को समझते हैं कि जब इन चीजों को बदलने का काम करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और ये सब करते करते आम आदमी पार्टी जैसे अराजक तत्व आ जाते हैं, उनकी बी टीम कांग्रेस उनके साथ लग जाती है। अरे सर, ना आप किसानों की सुनते हैं, ना जवानों की सुनते हैं, ना खिलाड़ियों की सुनते हैं। आप कहां स्टैंड कर रहे हैं? जो A1 क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया उनका अपमान करते हैं, किसानों का अपमान करते हैं। एक बात बताइए परमिंदर जी, परमिंदर जी एक बात बताइए, परमिंदर जी एक बात बताइए। नहीं, एक सेकंड, परमिंदर जी जनता की और जनता के किस वर्ग की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सुन रही है कि नहीं सुन रही है, चुनाव को साफ कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ विंडिक्टिव अप्रोच रखने वाले उन लोगों का क्या किया जाए। नहीं, मैं ये जानना चाहता, क्या संजीव कौशिक जी आपको ये लगता है कि इस मामले में कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट जारी करके आम आदमी पार्टी को ये कहना चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ? नहीं, देखिए, मैं उस पत्रकार के साथ हूं, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, मुझे बहुत बेहद दुख है इस तरह की घटनाओं को लेकर के। लेकिन फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पे नसीहत मत दे, वो समझाने का प्रयास नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता की क्या स्थिति की है पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? संजीव कौशिक जी, एक डिस्क्लेमर दे दीजिए जनता के सामने, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना आम आदमी पार्टी के नेता हैं? बिल्कुल नहीं। आप सच को सच और गलत को गलत कहते हैं। तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को स्टेटमेंट जारी करके इसमें माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? कहां किसको मांगना चाहिए? हम बोलेंगे, ये मांगेंगे क्या माफी? उत्तर प्रदेश अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं उस पर बात कीजिए, कहां किसको करना चाहिए उस पर बाद में बात करेंगे। होती है तो इसके लिए ये माफी मांगेंगे क्या? सर, पिछले 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलने की हिम्मत नहीं की, इसके लिए माफी मांगेंगे क्या? ये जब मैं बात करते हैं, एक सेकंड, जिस दिन मैं इसको लेकर कार्यक्रम करूंगा कि किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आप उसमें बोलिएगा। अभी के मुद्दे पे बताइए, अभी के मुद्दे पर बताइए। कोर्ट की जुबान खामोश की है, किसी की हिम्मत है क्या? किसी की हिम्मत है? पिछले 9 सालों में कहीं आपने देखा है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के मुंह में माइक घुसेड़ के एक बार सवाल किया जाए? किसी की हिम्मत नहीं है माइक घुसेड़ कर सवाल। एक सेकंड, यहाँ पे एक ब्रजभूषण आप लोगों ये माइक घुसेड़ कर जो सवाल है ना, ये आप कीजिएगा कौशिक जी, ये हम नहीं करते। हम सवाल पूछने जरूर जाते हैं और सवाल को दमदारी के साथ पूछते हैं। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं डॉक्टर रिजवान, फिर से वही खेत की बात में खलिहान का जिक्र, इसका क्या किया जाए? देखिए ये अगर मगर लेकिन किंतु परंतु इनका कभी खत्म नहीं होगा। अब ये बात लिया है खिलाड़ियों की, खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अरे प्रभु, एफआईआर करने के लिए संबंधित थाने में एक बार जाया जाता है,
कोई वीडियो आज तक आया कि अब तो कोई हो अपने चुका है। थाने गया एफआईआर करने के लिए? तुम एफआईआर करने के लिए जंतर मंतर आ जाओगे? तुम एफआईआर करने के लिए जंतर मंतर आओगे क्या? एफआईआर करने के लिए क्या जंतर मंतर आओगे क्या? बेकार की बात करते हो यार। नेशनल टीवी पर बैठकर इसको ना कानून पता है, ना संविधान पता है, देश के अंदर पूरे संसार के अंदर देश का नाम जो चीज आगे नहीं, अब मैं एक बात समझना चाहता हूं। ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने इस देश में सबसे ज्यादा राज किया, उनके नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। उनसे मैं जरा ये जानना चाहता हूं, लोकेश जी ये बताइए, ये पार्टियां इसको नजीर लेते हुए ये समझेंगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और पत्रकारिता का अपना धर्म निर्वहन करने वाले लोगों को निशाना ना बनाया जाए, या सरकारें और आने वाले दिनों में गला घोंटने की और गला दबाने की कोशिश करेंगी? क्या लगता है आपको, नजीर बनेगा ये मुद्दा? जी बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए 2020 में एचएल दत्तू जो थे, चीफ थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और पोटेंट बनाना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ऐसे जो इवेंट होते हैं जहां पर पुलिस एक्सेस होती है या फिर आम जो जनता है उसके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, इस वक्त नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जैसी एजेंसीज आकर एक रिस्पाइट दे सकती है, इंटरवेंशन कर सकती है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है एफआईआर क्वॉश करेगी। खैर इंटरिम बेल मिली है, ये इंटरिम राहत तो है, लेकिन पूरी तरह राहत तब मिलती जब ये एफआईआर ही क्वॉश होती। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वो जिम्मेदार तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करे, एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जाए कि किस पुलिस ऑफिसर ने एक्सेसेस की है, उनका दायित्व बनता है। सर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन से ये पता करने की जरूरत है कि पुलिस वाले ने ये किया था, या उसको रिमोट से ये बोला गया था कि तुमको क्या करना है, उसको एक स्क्रिप्ट दी गई थी? आपको लगता है ये पता करने की जरूरत है? देखिए, या तो भगवंत मान जी जो होम मिनिस्टर थे वे इस्तीफा दे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर अगर पुलिस ने एक्सेसेस किया है और वे इनकेपेबल है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वे इस्तीफा दे दे। नहीं, ये तो आपने सुन लिया। इस्तीफा इस मुद्दे पर पत्रकार पर अत्याचार हो जाए, अत्याचार उजागर हो जाए और उस पर इस्तीफा हो जाए, क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए कैसे हंसा गया, मखौल उड़ा दिया गया आपकी कही हुई बात का। मैं सूद जी के पास जाता हूँ, कहिए सूद जी। आप बात की गहराई को समझिए। अरे बात की गहराई को इधर ये लोग बाकी लोग समझ रहे हैं क्या? दिनेश जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, मुंगेरी लाल के हसीन मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये जो आम आदमी पार्टी ने भावना की गिरफ्तारी क्यों की थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी विमर्श को भटकाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने अपनी निरंकुश प्रवृत्ति दिखा दी, मगर जिस कारण भावना की गिरफ्तारी हुई उस मुद्दे को छोड़ना नहीं है। 45 करोड़ रुपए की जगह 450 करोड़ खर्चे होते, हमें गुरेज नहीं है, मगर जिस तरीके से खर्चे गए और जो नैतिक पतन है जो दिखाकर आपने बड़ा काम किया इस देश के सामने, उस काम को जारी रखना चाहिए। ये विमर्श भटक रहा है। एक अभिव्यक्ति की आजादी एक महत्वपूर्ण विषय है। बात नहीं है, रोजगार के ऊपर कोई बात महंगाई और रोजगार शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं है। 2024 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। आप जब जमीन पर बात कर रहे हो तब आसमान की बात जरूर कीजिए। आपके सामने खड़ा है, आपके अगेंस्ट खड़ा है, पूरे देश के अंदर आंदोलन और परमिंदर जी, ये जो चलन, परमिंदर जी एक बात बताइए, ये जो चलन आप लोगों ने बना लिया है कि जब भी किसी मुद्दे पर, लेजिटिमेट मुद्दे पर लेजिटिमेट तरीके से आपसे जवाब चाहिए तो आप हमेशा ये क्यों कहने लगते हैं कि अमुक की बात कीजिए, इसकी बात मत कीजिए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होते हैं? नहीं, हमने एक एक करके हर बात का जवाब दीजिए। अगर आप कहें मैंने किसी बात का जवाब, दिनेश जी मुझे जवाब क्या जवाब मिला है, हर बात का जवाब दिया मैंने। नहीं, क्या जवाब मिला है, और क्या जिन्होंने गलत किया उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने गलत किया, और क्या इस बात का इजहार भी होगा कि उन्होंने ये बात एहसास कर ली है? बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी मेहमानों का। सच्चाई इस बहस के मार्फत लोगों के सामने आ रही है और आगे आ जाएगी, क्योंकि भावना कुछ ही देर में आपके बीच